हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। बेटा, आज का जो सेशन हम लोग लेने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेशन हम लोग लेने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सवाल जो ज्योमेट्रिकल पोर्शन का होता है उसमें बच्चे को अक्सर परेशानी होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर वाइटल टॉपिक है आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में भी हर एक साल 1 से 2 क्वेश्चन, एडवांस में भी 1 से 2 क्वेश्चन, और बाकी जो भी कॉम्पिटिटर है स्टेट लेवल वाले उसमें पूछे जाते हैं सवाल। कोई भी टॉपिक टफ नहीं होता। यदि आप जनरली हमारी बात को सुने तो मैं कहना चाह रहा हूं कि टॉपिक कोई भी टफ नहीं होता है, ठीक है। यदि आपको किसी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो पहले फंडामेंटल चीजें हैं आप उसको मजबूत करिए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, फिर वो टॉपिक आपका अपना हो जाएगा, टॉपिक मजबूत हो जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्रिकल रिलेटेड जो सवाल है उसमें बच्चे को अक्सर परेशानी आती है। अक्सर परेशानी आने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चा एक नंबर की तरह देखता है। उसको लगता है कि x प्लस आई वाई एक नंबर ही है। वो कसम खा लेता है कि मैंने इसको एक नंबर समझा है। टॉपिक का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये एक नंबर है। मजाल है कि नंबर छोड़ करके हम दूसरा कुछ और समझें। यही वो बच्चा मेंटली रूप से वीक हो जाता है। सच्चाई ये है कि इस चीज को, ये एक बहुरूपिया है जिसको आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आपको इसको नंबर तो समझना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको इसको एक पॉइंट जैसा देखना पड़ेगा कि ये एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। फिर आपको इसको वेक्टर के जैसा समझना, आप इसको वेक्टर के फॉर्म में डाइजेस्ट करें। यही वो चीज वेक्टर भी है, यही वो चीज पॉइंट भी है, यही वो चीज नंबर भी है। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ नंबर समझा, इसीलिए जब सवाल ज्योमेट्रिकल पोर्शन में एंट्री करता है तो आपका पसीना छूटना शुरू होता है, बेचैनी घबराहट पैदा हो जाती है। क्लियर? क्योंकि ज्योमेट्री हमेशा पॉइंट से रिलेट होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के जरिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपका और इंप्रूव करना चाहूंगा। आपके जेई के प्रिपरेशन में छोटा सा मेरा सहयोग। कॉम्प्लेक्स नंबर मजबूत करना है तो 3 चीज आप दिमाग में रखें। आप आर्ग्यूमेंट को बढ़िया से समझे क्या है, कंजुगेट को बढ़िया से समझे क्या है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी को बढ़िया से समझे, कैसे यूटिलाइज करते हैं, किस टाइप के सवाल में आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, किस टाइप के सवाल में एंगल का कंसेप्ट यूज करते हैं। ये सारा चीज आप प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे क्वेश्चन से आए, फिर आप अच्छे सवाल पे आए, ठीक है। आप ये वीडियो के जरिए मैं चीजों को और इंप्रूव करता हूं। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये सवाल आईआईटी का पूछा हुआ है। आईआईटी एक सवाल पूछा, क्वेश्चन में बोला कि एबीसीडी एक रोम्बस है। अच्छी बात है, रोम्बस के बारे में हमें जानकारी है, ठीक है। हमने क्या किया, एक रोम्बस ड्रॉ किया। हमने एक रोम्बस लिया, बढ़िया सा एक खूबसूरत छोटा मोटा एक रोम्बस हमने सेलेक्ट करा। दिस इज आवर रोम्बस, दैट्स योर रोम्बस। एबीसीडी रोम्बस है, अच्छी बात है। दिस इज योर ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, रोम्बस हो गया। एसी जो है वो डायगोनल है, बीडी जो है वो भी डायगोनल है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों डायगोनल पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो होगा ये छोटू पॉइंट एम होगा जिसपे ये इंटरसेक्ट करेगा। एक रिलेशन दिया हुआ है कि बीडी का जो लेंथ है इस डायगोनल की लंबाई इस डायगोनल का डबल है। आगे फर्दर इंफॉर्मेशन है कि पॉइंट डी और पॉइंट एम, जो 2 पॉइंट है मेरे पास, डी और एम, डी मतलब ये वाला पॉइंट, एम मतलब ये वाला, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई और 2 माइनस आई है। पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 प्लस आई है। क्या मतलब इसका? पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 1 होगा। पॉइंट जो एम है इसका कोऑर्डिनेट है 2 माइनस आई। क्या मतलब इसका? एम कोई पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा, वाई कोऑर्डिनेट -1 होगा। सवाल आपसे पूछा, आईआईटी आपसे पूछा कि आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। जो पॉइंट ए है, ये जो स्मार्ट पॉइंट ए है, भाई साहब जो ए है इनका कोऑर्डिनेट अपने को निकाल के बताने। आपने एक चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, वो ये कि 2 लाइन के बीच में एंगल कैसे निकलता है।
सपोज करो कि ये पॉइंट है Z1, ये पॉइंट है Z2 और ये भाई साहब है Z3। तुम्हारे पास दो लाइन है, ये लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे बना, Z1 और Z2 को। ये लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे बना, Z3 और Z2 को। दोनों के बीच में ये छोटू एंगल थीटा है। इस थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं स्लोप के टर्म में, स्लोप के टर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे यूज करेंगे? देन वी हैव अ फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 एंड दिस इज इक्वल टू थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम दो लाइन के बीच में एंगल कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? अब जरा इस कंसेप्ट को यहां बढ़िया से देखो। तुमसे पूछा है कि ए का कोऑर्डिनेट बताना है। ए का कोऑर्डिनेट अपने को नहीं पता है। मैंने ऐसा किया कि इसके कोऑर्डिनेट को मान लिया x प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई का मतलब जो पॉइंट ए है इसकी कोऑर्डिनेट x होगी और y होगी। अपने को x की वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए, देन ए का कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा। कैसे अब निकाले? क्या क्या डाटा दिया हुआ है? डाटा में एक रोम्बस है, इसमें ये और ये इसके डायगोनल है। हमने 9th-10th में प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब AM का लंबाई बराबर MC की लंबाई और MB की लंबाई इक्वल टू DM की लंबाई। और ये MD और ये AM आपस में परपेंडिकुलर है। भैया यदि आप इस सिनारियो को, यहां जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप इसको बढ़िया से देखो तो आपको यहां ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि जो लाइन MD है और जो लाइन AM है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। तो कहीं ना कहीं दो लाइन के बीच में एंगल थीटा बने तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता है बिड़ो। मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट हमारा इस फॉर्मूले के तरफ जा रहा है जिसका हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया कि जो पॉइंट D है जिसकी कोऑर्डिनेट 1 प्लस आई है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ने बोला Z1। जो पॉइंट M है जिसका कोऑर्डिनेट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ने बोला Z2। और ये जो छोटू भाई साहब हैं इसको बोला हमने Z3। अब दोनों के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। कहीं ना कहीं हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो। क्लियर? क्या यूज करेंगे छोटू? लिखेंगे हम आर्ग्यूमेंट, समझना बढ़िया से एकदम मजे में, कोई प्रेशर नहीं। आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z2 पाई Z1 माइनस Z2 एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई। ये अपने पास आया। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज हमने जाना है कि यूलर फॉर्म क्या होता है। यूलर फॉर्म कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z को यदि लिखना हो तो हमें उस कॉम्प्लेक्स का मॉड चाहिए और उसकी आर्ग्यूमेंट थीटा चाहिए। ये हमको पता है। दिस इज यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा लिख सकते। यदि ऐसी बात है, अपन ये जो कॉम्प्लेक्स है Z3 माइनस Z2 बाई Z1 माइनस Z2, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड एंड e की पावर i इस कॉम्प्लेक्स का आर्ग्यूमेंट। इस कॉम्प्लेक्स की आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 हो गई। इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। Z3 में से Z2 को घटाते हैं, x माइनस 2। बढ़िया से कैलकुलेट करेंगे सावधानी पूर्वक। आई वाई में से इसको घटाएंगे, i कॉमन हो जाएगी, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2। Z1 में से Z2 को घटाना है, इतना माइनस इतना, देन माइनस 1
इतना इतना प्लस देन 2y एंड नाउ दिस इज इक्वल Z3 माइनस Z2 का मॉड। अब क्या मतलब है Z3 माइनस Z2 का मॉड का क्या मतलब है? मतलब है कि AM की लंबाई, Z3 माइनस Z2 मतलब AM की लंबाई, दिस इज योर AM डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 का मॉड मतलब DM की लंबाई। एकदम एक एक चीज आप बढ़िया से समझें, क्वेश्चन को एंजॉय करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। e की पावर I थीटा, अब इट विल बी cos थीटा प्लस I sin थीटा, वैल्यू हो जाएगा I। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये I आ जाएगी। क्लियर है? इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, m को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2am। 2am का मतलब हो गया इसका डबल, डबल मतलब AC, एंड बाई dm का डबल, तो dm मतलब ये, उसका डबल मतलब डायगोनल BD, और दिस इज योर डायगोनल BD एंड दिस इज योर I। क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया है छोटू कि BD बराबर 2AC, मतलब BD की वैल्यू 2AC के बराबर है, तो इस BD के जगह अपन लिखेगा 2AC, तो AC AC कटेगा, छोटू ये आएगा 1/2I। क्लियर? अब आप क्या करिए, डायरेक्ट यहां से यहां आ जाइए, तो जरा समझेंगे बात को। अब देखो कितना बराबर है 1/2I, अपन ने क्या किया, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2I। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाए, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, आप सावधानी पूर्वक मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऊपर वाला x-2 प्लस I, तब मजे में समझते रहिए, स्क्रीन पे देखते रहिए, चाय कॉफी बाद में पीजिए, पहले इधर समझिए। -1 इंटू इतना, क्लियर है? नाउ इट विल बी -1/2I, और इतना इंटू इतना करेंगे छोटू तो 2 और 2 कटेगा, I और I स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -1। क्लियर है? अब देखो ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें राइट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, रियल पार्ट इक्वल होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है छोटू? आपस में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बराबर हो जाएंगे। x-2 रियल पार्ट है, वो -1 के बराबर होगा, का मतलब अपन यहां से लिखेंगे कि x-2 बराबर -1 एंड this is your imaginary part y plus 1 and this is equal to -1/2। ऐसा करने से आपको x की वैल्यू मिलेगी, ये जाएगा तो 1, एंड y की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो -3/2, -3/2। क्लियर? y की वैल्यू, आपको x भी मिला, आपको y मिला, मतलब आपको a का कोऑर्डिनेट मिल गया कि a जो वर्टेक्स है उसकी कोऑर्डिनेट होगी 1 -3/2। कॉम्प्लेक्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, 1 -I 3/2 एंड दिस इज योर वर्टेक्स A, दैट्स योर आंसर। क्लियर है? होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी IIT का पूछा हुआ है, आप इसको पहले बढ़िया से देखें तो समझे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है ABCUVW, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर है कॉम्प्लेक्स नंबर ABC और इधर जो कॉम्प्लेक्स है वो है UVW। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिप्रेजेंटिंग वर्टाइसेस ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के वर्टेक्स को इंडिकेट करते हैं। तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ABC कॉम्प्लेक्स नंबर एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है, UVW जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये दूसरे ट्रायंगल का वर्टेक्स है। कुछ रिलेशन दिए हुए हैं फर्दर कि इतना, ऐसे एक रिलेशन है, इतना भी एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन में UVW और R भी है, इस रिलेशन में ABC और R भी है। फर्दर R के बारे में इंफॉर्मेशन है कि R एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्वेश्चन आपको पूछा है कि आप जवाब दें कि जो दोनों ट्रायंगल है वो कन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, कि दोनों का एरिया सेम है, या नन ऑफ दी ऑप्शन है। तो समझेंगे क्वेश्चन पे कैसे अटैक करें। लेक्चर को बढ़िया समझेंगे आप, क्वेश्चन पे अटैक कैसे करेंगे। अपन क्या किया, अपन ने दो ट्रायंगल लिया, एकदम मजे में समझिए।
दो ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल का नाम बिड़ो एबीसी बोला, एक ट्रायंगल हुआ। अपन ने छोटू एक ट्रायंगल और लिया, इस ट्रायंगल का नाम अपन ने बोला पी क्यू आर, बोला ये ट्रायंगल है पी क्यू। ये जो ट्रायंगल है इसमें तीन वर्टेक्स है, ए बी और सी। इसको बोला कॉम्प्लेक्स ए बी सी वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स का कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट ए है, इस वर्टेक्स का कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट बी है, और इस वर्टेक्स का कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट सी है। जो दूसरा ट्रायंगल है, तब बेकार जैसा जो दिख रहा है, इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो वर्टेक्स है इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर है u, ये जो वर्टेक्स है इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर है v, और ये जो वर्टेक्स है इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर है w। क्वेश्चन में ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ये भी एक रिलेशन दिया हुआ है। इसी रिलेशन का यूज करके अपने को बताना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा, या दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, समरूप होगा। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है और ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, ये प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। क्योंकि ये सवाल ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो सवाल बेटा जब भी ट्रायंगल से रिलेटेड होता है तो ट्रायंगल में एंगल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एंगल के साइड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें साइड के लेंथ पे फोकस करनी है। आप सुनिएगा बढ़िया से, रविकांत कुमार का सबसे बड़ी खासियत है कि मैं बड़े से बड़े सवाल को इजिली छोटे में सॉल्व करता हूं, बड़ा बढ़िया से आपके सामने चीजों को रखता हूं। यदि आप कंसंट्रेट होकर सुने तो डेफिनेटली आप मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ट्रायंगल की सबसे बड़ी खासियत है कि ट्रायंगल में एंगल इंपॉर्टेंट होता है और ट्रायंगल का जो साइड लेंथ है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंगल यदि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में एंगल के बारे में आर्ग्यूमेंट जानकारी देगा और लेंथ के बारे में मॉड जानकारी देगा, इस बात को दिमाग में रखें। एंगल के बारे में कौन बताएगा? आर्ग्यूमेंट। लेंथ के बारे में कौन बताएगा? मॉडुलस बताएगा। सीधी सी बात है। जो डाटा दिया है उस पर फोकस करते हैं। यू हैव अ गिवन डाटा इज सी इक्वल टू 1 माइनस आर ए प्लस आर बी। इसको थोड़ा यूटिलाइज करते हैं। सी बराबर ए माइनस ए आर प्लस आर बी। नाउ सी माइनस ए इक्वल टू, इसमें आर कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए आएगा। देन हमारे पास क्या मिला? हमारे पास मिला सी माइनस ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू आर। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। ऐसा हमको मिला। ठीक है, ये जो रिलेशन है इसका यूज किया तो मैं ऐसा आया। सिमिलरली यदि आप बढ़िया से देखें तो यदि आप इस रिलेशन का यूज करेंगे तब भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा W माइनस यू एंड डिवाइडेड बाई V minus U. This is your V minus U, and this is also equal to R. Equation number 2. यहां हमने देखा कि पहला इक्वेशन में ये भी R की वैल्यू है और दूसरे इक्वेशन से ये भी R की वैल्यू है। इसका मतलब है कि दोनों R आपस में इक्वल होगा। तो क्यों ना हम दोनों को आपस में इक्वल कर लें। दोनों को मैंने आपस में इक्वल करा। ठीक है, इक्वल करेंगे अपन, क्या आ जाएगा? आएगा अपने पास C माइनस ए बाई बी माइनस ए एंड इक्वल टू W माइनस यू एंड बाई V माइनस यू। इट्स अ रिलेशन। ये रिलेशन मेरे पास आया, पहला और दूसरा इक्वेशन यूज किया। और से देखो तो ये रिलेशन अपने आप में कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। क्यों कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है? क्यों कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है? क्यों कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है? क्योंकि ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए कॉम्प्लेक्स है, सी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स है, तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यू भी डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स है, तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब इधर भी एक कॉम्प्लेक्स है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं। जरा हम जो बोल रहे हैं इसको बढ़िया से फील करने का है। जब तक आप सब्जेक्ट को फील नहीं करेंगे तब तक आप
मास्टरी नहीं गेन कर सकते। इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये छोटू कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तब होते हैं जब दोनों का आर्ग्यूमेंट भी बराबर होता है, दोनों का मॉडुलस भी बराबर होता है, दोनों का रियल पार्ट भी बराबर होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होगा। क्योंकि हमें ट्रायंगल से सवाल को सॉल्व करना है, ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ट्रायंगल में एंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एंगल पता करने के लिए हमें आर्ग्यूमेंट लेना चाहिए दोनों साइड। दोनों कॉम्प्लेक्स जब बराबर है तो दोनों का आर्ग्यूमेंट भी कहीं ना कहीं बराबर होगा। तो अपन ने दोनों साइड आर्ग्यूमेंट लिया, इसमें आर्ग्यूमेंट c माइनस ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू w माइनस यू बाई। अब आप इस पे बढ़िया से फोकस करें। आर्ग्यूमेंट का मतलब एंगल के बारे में होता है, तो एंगल दो चीजों के बारे में होता है, ऊपर एक लाइन होता है, नीचे भी एक लाइन है। ऊपर जो लाइन है वो c माइनस ए है, मतलब c से a को ज्वाइन किया गया है, तो लाइन AC जो है वही c माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा, और b माइनस ए का मतलब हो गया लाइन AB। इसका मतलब इस दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल को थीटा हमने बोला, तो बोला ये एंगल थीटा। नाउ दिस इज योर थीटा बराबर। यहां जो दिखाई आपको दे रहा है ये भी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, तो किसके बीच में, तो ऊपर एक लाइन है, नीचे भी एक लाइन है, दोनों के बीच का एंगल। ऊपर है W माइनस यू, इसका मतलब हो गया ये लाइन PR है, और V माइनस यू मतलब ये लाइन PQ है, तो दोनों के बीच का एंगल ये भी थीटा होगा, चूंकि एंगल थीटा थीटा के बराबर होगा। तो हमने इस रिलेशन में दोनों साइड आर्ग्यूमेंट लेने से ये हमने पता कर लिया बड़े आसानी से कि दोनों ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल अभी सेम है। अब अपन क्या करेगा, इसी जो रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है इसमें ऐसा करते हैं कि दोनों साइड मॉडुलस लेते हैं। इस रिलेशन में हम दोनों साइड क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे। तो टेक मॉड बोथ साइड। नाउ c माइनस ए बाई बी माइनस ए का मॉड बराबर W माइनस यू बाई भी माइनस यू का मॉड। क्या बता सकते हो c माइनस ए का मॉड का मतलब, c माइनस ए का मॉड मतलब AC की लंबाई। नाउ दिस इज योर AC बाई b माइनस ए मतलब AB। नाउ दिस इज योर AB एंड इक्वल टू W माइनस यू मतलब लेंथ PR एंड डिवाइडेड बाई V माइनस यू मतलब लेंथ PQ। क्लियर? इस रिलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाइए तो आपको मिलेगा AC बाई PR, दिस इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ठीक है, अब जरा इसको बढ़िया से देखो, AC साइड का रेशियो बाई PR साइड का रेशियो, AC बाई PR मतलब ये AC बाई ये PR, ये रेशियो बराबर है AB बाई PQ। AB मतलब ये वाला बाई PQ ये वाला, मतलब दोनों ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। यदि हमारे पास ये दो ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AC बाई PR बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग AB बाई PQ, ये दोनों बराबर है। ऐसा कब होगा, बराबर तब होगा जब ट्रायंगल कहीं ना कहीं सिमिलरिटी की तरफ इशारा करेगा कि दो ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि बराबर है तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब ये रेशियो 1 के बराबर हो जाएगी, रेशियो 1 के बराबर हो जाएगा तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। रेशियो 1 तब होगा जब AC की लंबाई PR के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम ये पता करें कि AC की लंबाई PR के बराबर है। लंबाई इक्वल नहीं, रेशियो बराबर है, देन ट्रायंगल विल बी सिमिलर, then your option will be B. B option is correct. क्लियर? होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे एंगल और लेंथ का यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, मजा वाला क्वेश्चन है, आप इंजॉय करेंगे। ये क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि Z और W जो है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। नॉन जीरो मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के बराबर नहीं है।
चलो ठीक है, जेड भी कॉम्प्लेक्स है, डब्लू भी कॉम्प्लेक्स है। जेड का जो मॉड है वो डब्लू के मॉड के बराबर है, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंथ इक्वल है और दोनों के आर्ग्यूमेंट का जो सम है वो पाई के बराबर है। तुमसे पूछा है कि जेड किसके बराबर होगा, आपसे यह पूछा गया है कि आप निकाल के बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड किसके बराबर होगा। चलो कोई बात नहीं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है जरा वो देखें। क्वेश्चन में बोल रहा बेड़ो कि जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छी बात है। डब्लू जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स है, बहुत अच्छी बात है। दोनों का मॉड बराबर है, इसका मतलब जेड का मॉड बराबर डब्लू का मॉड, ये दिया हुआ। ऐसा किया कि इसके मॉड को मैंने आर के बराबर बोला, दोनों का मॉड बराबर है, मैंने आर मान लिया। क्वेश्चन में इस दोनों के आर्ग्यूमेंट का सम 180 डिग्री है, पाई है। तो लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू थीटा, इसीलिए आर्ग्यूमेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर डब्लू का होगा वो पाई माइनस थीटा हो। क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से ऑप्शन में देखा जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि जेड की वैल्यू बताओ कि जेड किसके बराबर होगा, और जेड का आंसर डब्लू के टर्म में है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक चीज फायदेमंद होता है कि ऑप्शन से ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। सारे क्वेश्चन का नहीं, कुछ क्वेश्चन का आइडिया तो मिल ही जाता है कि प्रोसेस क्या लेके चलनी है हमें। यहाँ जेड की वैल्यू डब्लू के टर्म में लानी है, इसका मतलब जेड और डब्लू में हमें रिलेशन पैदा करनी होगी, और इन्फॉर्मेशन बस इतना ही है। जरा देखो तो जेड का मॉड दिया हुआ है, जेड का आर्गुमेंट भी दिया हुआ है, डब्लू का मॉड दिया हुआ है, डब्लू का आर्गुमेंट भी दिया हुआ है। क्लियर है? तो हम जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड को लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दिस इज योर जेड, राइट। नाउ डब्लू की वैल्यू किसके बराबर होगी, डब्लू बराबर आर कॉस पाई माइनस थीटा, पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं, आई साइन पाई माइनस थीटा। इस कहानी को आगे बढ़ाइए तो दिस इज आर cos pi minus theta will be minus cos theta plus I sin pi minus theta will be sin theta. Clear? Now W is equal to R minus cos theta plus I sin theta. माइनस को बाहर लीजिए तो ये आ गया माइनस आर, ये अंदर हो गया cos theta माइनस में I sin. क्लियर? कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। Now W equal to दिस इज योर माइनस, एंड इसको आप बढ़िया से देखो, आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा जो है वो कंजुगेट होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मतलब जेड बार। नहीं समझे? इस जेड का यदि हम बार लें तो आर का बार तो ये आर हो जाएगा, और इसका बार लेंगे तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये जो इतना दूर का टर्म आपको दिखाई दे रहा है ये जेड की बार है। तो इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दें आप, आपको मिलेगा कि जेड बार बराबर माइनस डब्लू। हमें जेड निकालनी है तो एक बार बार फिर लेंगे, दोनों साइड बार लेंगे तो बार बार कटेगा और इधर बार चढ़ेगा, तो जेड की वैल्यू माइनस डब्लू बार, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। होप यू एंजॉय। सिंपल क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन। ये देखो सवाल आईआईटी का पूछा हुआ है जितने भी सवाल हम डील कर रहे हैं वो सब आईआईटी की पूछी हुई है। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 और Z3, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत चलता फिरता सवाल है, जो भी टीचर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते हैं हर टीचर इस सवाल को जरूर डील करते हैं। मैंने भी इस क्वेश्चन को उठाया है ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन जो एंगल की थ्योरी है, जो आर्ग्यूमेंट की थ्योरी है, उसको आप बेटर से समझेंगे, उसके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। घिसा पीटा क्वेश्चन है। घिसा पीटा कहने का मतलब है कि हर लोग इस क्वेश्चन को करवाते हैं, मैंने भी सोचा करवा दूं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि Z1, Z2 और Z3 एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये ट्रायंगल का वर्टेक्स भी है। उस ट्रायंगल का कैरेक्टर पूछा गया है कि ट्रायंगल की एरिया जीरो है क्या। एरिया जीरो होगा तो ट्रायंगल ही नहीं होगा, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल है कि इक्विलेटरल है कि ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस है।
तो यह ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल है और हमने अभी कुछ देर पहले आपको एक सवाल आईआईटी का डील करके बताया, उसमें बोला कि ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल यदि आप डील करें तो आपको एंगल की कंसेप्ट, मॉडुलस की कंसेप्ट अच्छे से आनी चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिया हुआ है कि Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय बराबर दिस इज 1/2 माइनस आई √3/2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन दिया हुआ। Z1 Z2 Z3 जो है वो ट्रायंगल से रिलेटेड है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कोई फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। मुझे ट्रायंगल का कैरेक्टर पता करना है। ट्रायंगल का कैरेक्टर तब पता होगा जब हमको एंगल का कंसेप्ट पता होगा। एंगल कैसे पता होगा? दोनों साइड आर्ग्यूमेंट आप ले लें और टेकिंग आर्ग्यूमेंट बोथ साइड Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 एंड दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट 1/2 माइनस आई √3/2। क्लियर? एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल का। दिस इज योर ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। ए के वर्टेक्स को Z1 बोला, बी का जो वर्टेक्स है उसको Z2 बोला और सी का जो वर्टेक्स है अपन ने उसको Z3 बोला। आर्ग्यूमेंट, नाउ दिस वन आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकलता है? आर्ग्यूमेंट बेसिक चीज आपको पता होगा, हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं tan थीटा बराबर मॉडुलस y/x। तो y/x मतलब √3/2 और बाई 1/2। कहने का मतलब हो गया √3। नाउ थीटा इज इक्वल टू π/3 60 डिग्री। बट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब यहाँ, y कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव है, मतलब यहाँ पॉइंट जो है वो चौथे क्वाड्रांट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रांट में, इसलिए आर्ग्यूमेंट जो होगा वो -π/3 होगा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने आर्ग्यूमेंट पता कर लिया कि आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू आएगी वो π/3 के बराबर होगी, राइट? नाउ दिस इज योर -π/3, इट्स योर आर्ग्यूमेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी आर्ग्यूमेंट जो है निकल के -π/3 आई। अब जरा इस इक्वेशन को बढ़िया से ऑब्जर्व करो, ये क्या बता रहा है। ये वाला जो टर्म है वो हमें बताता है कि दो लाइन है जिसके बीच की एंगल -π/3 है। माइनस जो है वो माइनस अपने आप में, माइनस की यदि हम बात करें तो माइनस अपने आप में बस एक ही चीज के बारे में बताता है कि डायरेक्शन क्या है एंगल का। एंगल का निगेटिव और पॉजिटिव बस इस चीज को बताएगा कि एंगल एंटी क्लॉक में था या एंगल क्लॉक में था। तो आप घबराएं नहीं, इतना बराबर -π/3 है तो इस एंगल को आप पॉजिटिव भी बना सकते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है, वरना इसका कोई सवाल से लेना देना नहीं है। -π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। चूंकि साइन निगेटिव है मतलब एंगल क्लॉक सेंस में बन रही है। हमारा टीचर अक्सर स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराते हैं कि भाई एंगल को पॉजिटिव में लेके चलो, उससे तुमको एंटी क्लॉकवाइज का सेंस मिलेगा वगैरह वगैरह। जो एंगल का कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन थ्योरम। तो आप इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो। जैसे ही ये वाला माइनस इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस यहां से उठेगा और माइनस यहां आएगा। और चूंकि ये माइनस है तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लॉग की तरह यूज होती है, तो ये जो माइनस है यहां से हट करके यहां पावर में -1 चला जाएगा। और जैसे ही ये पावर -1 होगा छोटू, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कहने का मतलब Z2 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z3 एंड दिस इज इक्वल टू π/3। अब देखो एंगल पॉजिटिव हो गया तो आप एंटी क्लॉक सेंस में एंगल ले सकते हैं। खैर ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि दो लाइन के बीच में एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो दो लाइन मतलब Z1 माइनस Z3। Z1 माइनस Z3 का मतलब लाइन CA, दिस इज योर लाइन CA, वेक्टर CA, लाइन CA। एंड Z1 माइनस Z3 का मतलब ये लाइन CB, दैट्स योर लाइन CB, वेक्टर CB, दैट्स। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 60 डिग्री। एंटी क्लॉक सेंस में, एंटी क्लॉक सेंस में एंगल विल बी 60 डिग्री, दैट्स योर 60 डिग्री। ये एंगल हो गया। हमने अभी इस इक्वेशन का यूज करके ये पता किया कि ट्रायंगल का एक एंगल कितना है। तो एक एंगल जो है वो 60 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं फर्दर, दोनों साइड मॉड लेते हैं। होप कुछ कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। दोनों साइड मॉड लिया, टेकिंग मॉड बोथ साइड, इधर भी मॉड ले लिया, इसमें भी मॉड ले लिया। Z1 माइनस Z3 का मॉड, इसका मतलब हो गया AC की लंबाई, एंड डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z3 का मॉड,
का मतलब हो गया BC की लंबाई, एंड दिस इज इक्वल टू, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 के बराबर निकलेगा, सो AC की वैल्यू BC के बराबर है। ये हमको पता चला कि लेंथ AC इक्वल टू लेंथ BC। तो ट्रायंगल का छोटा सा कंसेप्ट होता है कि यदि ट्रायंगल में दो साइड का लेंथ इक्वल है तो दोनों के आमने सामने का एंगल भी इक्वल होगा। तो इसके आमने का एंगल यदि एंगल थीटा है तो इसके सामने भी एंगल थीटा होगा, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये थीटा प्लस 60 180 डिग्री, मतलब हम इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। थीटा 60 थीटा 60 थीटा 60, मतलब ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री। तो इस बात को कोई आदमी नहीं काट सकता, न्यूटन भी नहीं काट सकते कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है या नहीं है। तो कंफर्म है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर छोटू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एडवांस का पूछा हुआ सवाल है, IIT एडवांस का पूछा हुआ सवाल है। बहुत खूबसूरत सवाल है, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा टेक्निकली तौर पे सवाल क्या बोल रहा है, फिर आप इसको एंजॉय कर पाएंगे बढ़िया से। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एस, जरा समझेंगे बढ़िया से। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एस जो है, एस इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। मतलब जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जितनी वैल्यू होंगी, जितने भी वैल्यू होंगे उसका जो सेट तैयार करेंगे वो एस है। एस का मतलब जेड का कलेक्शन। जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कलेक्शन है वही तुम्हारा एस है। वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इस पे जरा आते हैं। हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, जेड -2 + i, आने का मतलब 2 - i, जेड -2 + i, एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू √5। √5 we have a complex inequality। जेड कोई पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जेड कोई अकेला कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, जेड बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इसीलिए तो सेट वर्ड यूज किया गया है कि कोई पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, बल्कि हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जेड बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर। जेड इस इनइक्वालिटी को यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो जरा हम इस पे फोकस करें तो आपको बढ़िया से यदि आप देखें तो आपको एक चीज पता चलेगा, अरे भाई आपको पता चलेगा कि हमने पढ़ा है कि जेड -z0 बराबर E इज नथिंग, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या है भैया? सर्कल। जहां जहां ये जो महाशय हैं वो सेंटर होते हैं और ये भाई साहब रेडियस होते हैं। कहीं ना कहीं हमारा ये इनइक्वालिटी जो है उसमें इक्वल भी है। मतलब जेड -z0, z0 मतलब ये बराबर बराबर इक्वल √5। इसका मतलब इतना हमें समझ में आया कि ये इनइक्वालिटी जो दिया हुआ है ये अपने आप में एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। इक्वल को लेकर के चले तो ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, समझेंगे बढ़िया। फोटो हमने एक सर्किल ड्रॉ करा, हमने एक सर्किल लिया, खूबसूरत सा बढ़िया वाला एक सर्किल लिया। सर्किल का जो सेंटर है वो 2 और -1 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2 मतलब राइट साइड में इधर आ गए, y कोऑर्डिनेट -1 मतलब हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। ये सेंटर हो गया C जिसकी कोऑर्डिनेट है 2 -1, 2 -1। रेडियस जो है वो √5 है। तो सेंटर से रेडियस लेकर के सर्किल ड्रॉ करते हैं, सेंटर से ऐसे रेडियस लेते हैं तो ही सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो ये लंबाई जो है यहां से लेकर के यहां तक की ये लेंथ जो है वो 1 के बराबर है और रेडियस √5 है, तो सर्किल ऊपर भी जाएगा।
ओरिजिन से यदि हम देखें तो ये डिस्टेंस इस पॉइंट का ओरिजिन से √5 होगा। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो ये डिस्टेंस √5 आएगा। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 0,0 और इसकी कोऑर्डिनेट है 2 और -1, तो डिस्टेंस फार्मूले से √5 आएगा। मतलब डिस्टेंस रेडियस होगा तो सर्किल ओरिजिन से पास करेगा, ये बात कंफर्म हो गई। ऐसा करके एक घिसा पीटा टाइप का सर्किल हमने ड्रॉ किया। ठीक है छोटू, दिस इज आवर सर्किल। ये हमारा एक सर्किल है। इस सर्किल के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो जेड होगा। चूंकि आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्किल का इक्वेशन, ये सर्किल का इक्वेशन होता है जिसमें सर्किल का जो सेंटर होता है वो जेड नॉट होता है और ये महोदय रेडियस होते हैं। तो कोई पूछे कि जेड क्या है, तो जेड जो है वो सर्किल पर का पॉइंट है। सरकमफ्रेंस पे, सर्किल के ऊपर सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो सब जेड है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में डाटा हमारे पास दिया हुआ है, इस हिसाब से यदि हम बात करें कि इतना की वैल्यू यदि √5 के बराबर होगी, इतना बराबर यदि √5 होगा तो ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा तो जेड जो होगा वो सरकमफ्रेंस पर का कोई पॉइंट होगा, तब जाकर के ये डिस्टेंस √5 होगी। क्लियर है? बढ़िया है। अब चलिए, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन में ये बात बोला है कि डिस्टेंस √5 भी है और यार √5 से बड़ा भी है। तो ये डिस्टेंस जब √5 है तो √5 से बड़ा होने के लिए पॉइंट जो P है उसको सर्किल के बाहर होना पड़ेगा। पॉइंट जो P है उसको सर्किल के बाहर होना पड़ेगा, मतलब पॉइंट को यहां होना पड़ेगा। पॉइंट को यहां, पॉइंट कहीं भी हो सकता है सर्किल के बाहर। इसका मतलब जो पॉइंट जेड है उसकी दो पॉसिबिलिटीज है। इस इनइक्वालिटी को जब हमने एक्सप्लेन करा तो इससे मेरे को पता चला कि पॉइंट जेड, जेड नामक जो जानवर है, जो पॉइंट है, उसकी दो संभावनाएं हैं, दो पॉसिबिलिटीज है। या तो वो जेड सर्किल पर का पॉइंट है या वो सर्किल के बाहर का पॉइंट। आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या है। The complex number Z0 is such that, क्वेश्चन में बोल रहा complex number Z0 is such that this one data is maximum of the set 1 by mod Z minus 1। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 बाई जेड माइनस 1, जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है 1 बाई जेड माइनस 1, ये 1 बाई जेड माइनस 1 जो है ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। कहां हो रही है भैया? तो एट Z0, Z0 पॉइंट पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू मैक्सिमम। कहने का मतलब ये है कि ये डाटा मैक्सिमम तब हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब नीचे वाले की वैल्यू मिनिमम होगी। का मतलब Z माइनस 1 जो है ये भाई साहब मिनिमम है एट Z0, ये मिनिमम है एट Z0, एट Z0। जेड माइनस 1 मिनिमम है। एक एक चीज को देखिए बारीकी से, आप शायद यदि समझे तो मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, पहले मैंने इसका मीनिंग समझा कि ये लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, फिर इस लिखे हुए चीज को ज्योमेट्रिकली पोर्शन में अप्लाई करके समझा कि जेड कहां कहां हो सकता है। फिर फर्दर जो इंफॉर्मेशन है हम उसको डिकोड कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन ये है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। इसका मतलब मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा, मतलब ये मिनिमम है। और इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जेड माइनस 1 का मतलब है कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स है और 1 प्लस आई जीरो कोई कॉम्प्लेक्स है, उसके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होना। जेड माइनस 1 देखो इधर, जेड माइनस 1, दिस इज योर जेड माइनस 1। जेड कोई कॉम्प्लेक्स है और 1 प्लस आई जीरो कोई कॉम्प्लेक्स है, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस फार्मूला है, जो डिस्टेंस मिनिमम होना। ठीक है, 1 प्लस आई जीरो का क्या मतलब हो गया? 1,0। यहां तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 2 है, यहां 0 है, तो मिड पॉइंट कहीं 1 होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,0। और जेड जो पॉइंट है वो इस सर्किल पे कहीं भी हो सकता है या इस सर्किल के बाहर कहीं हो सकता है।
लेकिन दूसरा कंडीशन है कि जेड का इस पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो यदि हम जेड का इधर से डिस्टेंस ले तो ये डिस्टेंस आता है, और इस यहां से डिस्टेंस ले तो ये डिस्टेंस आता है। मतलब जेड को यदि हम सर्किल पे रख के चले तो डिस्टेंस ये मिलेगा, और जेड को सर्किल के बाहर रख के चले तो डिस्टेंस अपने को ये मिलेगा। तो आप ही गौर से बताइए कि कौन सा डिस्टेंस मिनिमम है, जब जेड बाहर होगा या जेड सर्किल पे होगा। तो गारंटी है कि जेड जो है वो सर्किल पे होगा। इसका मतलब पॉइंट जेड अब सर्किल के बाहर नहीं है बल्कि सर्किल पर ही है। इस बात का डिसीजन क्लियर हो चुका दो इंफॉर्मेशन से। इस इंफॉर्मेशन से पता चला कि सर्किल पर होगा या बाहर भी हो सकता है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से पता चला कि नहीं, जेड सर्किल पर ही होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जेड -1 जो है ये मिनिमम है। कहां मिनिमम है? तो पॉइंट जेड नॉट पे मिनिमम है। ठीक है, तो जेड नॉट क्या है? तो जेड नॉट जो है वो जेड का कोई पार्टिकुलर वैल्यू है। तुमसे पूछा है कि बताओ उस पॉइंट जो डाटा दिया हुआ है उसकी आर्ग्यूमेंट किसके बराबर हो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्ग्यूमेंट निकाल के अपने को बतानी है कि आर्ग्यूमेंट किसके बराबर होगा। आर्ग्यूमेंट हमको निकालना है। अपन क्वेश्चन पे आते हैं। आर्ग्यूमेंट अपने को निकालना है। कर गया भाई। आर्ग्यूमेंट अपने को निकालने थे। आते हैं। आर्ग्यूमेंट पे हम लोग आते हैं। अपने को आर्ग्यूमेंट निकालने का, अपने को क्या निकालनी है? आर्ग्यूमेंट निकालनी है। ये क्या लफड़ा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम अचानक? आर्ग्यूमेंट निकालनी है छोटू हमें। आर्ग्यूमेंट हमें निकालनी है। क्या हमें पता चल गया कि जेड जो पॉइंट है वो सर्किल पे है। अपने को आर्ग्यूमेंट निकालनी है, तो आर्ग्यूमेंट निकालनी है। और जेड नॉट जो पॉइंट है वो जेड का ही कोई पार्टिकुलर वैल्यू है। अब देखो, यहां से तुम दो चॉइस ले सकते हो। पहला कि जेड नॉट जो है वो जेड का कोई पार्टिकुलर वैल्यू है। जेड नॉट इज द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ जेड। तो तुम जेड नॉट को x प्लस आई वाई मान करके इसका आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो। क्वेश्चन में तुमसे आर्ग्यूमेंट इसके बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? तो आर्ग्यूमेंट पूछा है अपने को 4 माइनस जेड नॉट बार डिवाइडेड बाई जेड नॉट बार प्लस 2y। इसका आर्ग्यूमेंट आपसे पूछा है। आर्ग्यूमेंट तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही निकलता है। जब तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिखेगा नहीं तब तक हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे नहीं। जैसे यदि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है 3 प्लस i2, तो हम इस कॉम्प्लेक्स का आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिखेगा ही नहीं तो हम आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे भाई? आर्ग्यूमेंट तो नहीं निकाल सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखने के लिए जेड नॉट की वैल्यू हमको कुछ ना कुछ चाहिए, और जेड नॉट जो है वो जेड का पार्टिकुलर वैल्यू है। तो तुम क्या कर सकते हो कि जेड नॉट के वैल्यू को x प्लस आई वाई मान सकते हो कि जेड नॉट इज नथिंग, दिस इज x प्लस आई वाई। और जेड नॉट चूंकि सर्किल पर का पॉइंट है तो इसके इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। इतना बराबर √5 को ये सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा करने से कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। यदि हम थोड़ा सा स्मार्ट बने तो हमको पता है कि मुझे इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए जेड नॉट की जरूरत है। जेड नॉट जो है वो जेड का ही कोई पार्टिकुलर वैल्यू है, और जेड सर्किल पर का पॉइंट है तो जेड नॉट भी सर्किल पर का ही पॉइंट होगा। तो क्यों ना ओरिजिन जो है वो हमारी मदद करेगा, ओरिजिन को लेकर के आंसर पे काम खत्म कर दे। आप चाहें तो यहां से क्वेश्चन को लेंदी भी कर सकते हैं। एक बार फिर मैं क्वेश्चन को समझा दूं कि आपने क्या समझा। पहला क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दिया था, इस इन्फॉर्मेशन का मतलब हमने समझा कि जेड जो पॉइंट है सर्किल पर हो सकता है, सर्किल के बाहर हो सकता है। ये जो मैक्सिमा का कंसेप्ट था इससे पता चला कि नहीं, जेड सर्किल पर का पॉइंट है। फिर आपसे वो आर्ग्यूमेंट पूछा है जिसमें जेड नॉट के बारे में बोला है कि जेड नॉट जेड का कोई पार्टिकुलर वैल्यू है,
तो जेड सर्किल पर का पॉइंट है तो जेड नॉट भी सर्किल पर का पॉइंट होगा। जब तक जेड नॉट क्लियर नहीं होगा तब तक आर्ग्यूमेंट नहीं निकाल सकते। तो बाई प्रोसेस यदि आप चले तो जेड नॉट के वैल्यू को एक्स प्लस आई वाई मान सकते हैं। वो जेड नॉट इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर आपको एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। फिर आप जेड नॉट के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा, फिर आप उसका आर्गुमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। हम चाहते हैं कि उतना प्रोसेस से बचना है तो डायरेक्ट जो है जेड नॉट सर्किल पर का पॉइंट है तो ओरिजिन लेके काम को चला लेते हैं। जेड नॉट के जगह हमने जीरो पुट किया, नाउ 4 माइनस जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका बार भी जीरो का बार जीरो ही होगा, तो ऊपर बच गया 4 एंड डिवाइडेड बाई ये कॉम्प्लेक्स जीरो, ये कॉम्प्लेक्स जीरो डिवाइडेड बाई 2i। कहने का मतलब 4/2i इज नथिंग, इट्स 2/i, और 2/i का मतलब हो गया -2i। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसको गौर से देखिए तो इसका रियल पार्ट जीरो है, इट्स प्योरली इमेजिनरी, इसीलिए इसका आर्ग्यूमेंट -π/2 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट -π/2 होगा, ठीक है। ये छोटू कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 1 हुआ, इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए और इसके जरिए आपने कुछ अपना कंसेप्ट जरूर इंप्रूव किया होगा, ठीक है। ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए बना करके लेते आऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी और सारे लेक्चर अपलोड होंगे। धीरे धीरे हर एक टॉपिक का जो है मैं लेक्चर अपलोड करते जाऊंगा। मेरा मोटिवेशन हाई बना हुआ रहे, इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नहीं समझ में आया कुछ भी, निगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं। आई डोंट केयर, लव यू सो मच।